एक दूसरे से जुड़ाव की एक लंबी कहानी का नतीजा होता है। एक साझा विरासत और मिलकर कुछ बड़ा करने की इच्छा। तो ये जो राष्ट्रवाद की चिंगारी थी, ये सबसे पहले कहाँ और कैसे भड़की? लगता है सारे रास्ते 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की तरफ ही जाते हैं। एकदम सही। राष्ट्रवाद की पहली और सबसे साफ झलक हमें फ्रांसीसी क्रांति में ही मिलती है। अच्छा। क्रांति ने सत्ता राजा के हाथों से छीनकर फ्रांस के आम नागरिकों को सौंप दी। अब सवाल ये था कि इन अलग अलग लोगों में हम एक हैं की भावना कैसे जगाई जाए। हाँ, एक सामूहिक पहचान कैसे बनाई जाए। बिल्कुल। इसके लिए कई कदम उठाए गए, जैसे लापात्री यानी पितृभूमि और लेस हितों हैं यानी नागरिक जैसे विचार लाए गए। मतलब लोग खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि एक जमीन का हिस्सा और एक दूसरे का साथी समझें। सही। और इसके साथ साथ प्रतीक भी बदले गए। पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा लाया गया। और कानून? एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, जहां हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून था, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। देश के अंदर व्यापार पर जो अलग अलग टैक्स लगते थे वो खत्म कर दिए गए। अच्छा। और नाप तौल का भी एक ही सिस्टम लागू किया गया। और हाँ, पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की साझा भाषा बना दिया गया। तो ये सब एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिशें थीं। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन की। फ्रांसीसी क्रांति के विचार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो फ्रांस की सीमाओं में ही कैद थे। नेपोलियन आते हैं और वो इन विचारों को तलवार के दम पर पूरे यूरोप में फैलाते हैं। ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? यही तो नेपोलियन की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। उनका 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक क्रांतिकारी दस्तावेज था। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे